गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाई फाई लोगे या नहीं लोगे? हाई फाई ये लो, पहले हाई फाई ले लो। चलो और बताओ क्या हाल चाल है? बढ़िया है एकदम, तैयारियां सही चल रही हैं? तबीयत जबरदस्त है? घर में सारे बढ़िया हैं? पक्का पक्का। चलो जी, इधर देखो ध्यान से। तो आज हमारी जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास नंबर 6 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 5 अमेंडमेंट क्लास हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और थैंक यू सो मच इतना बढ़िया फीडबैक देने के लिए। बहुत सारे बच्चों के जब मैसेज आते हैं ना कि सर अमेंडमेंट क्लास हमें लग ही नहीं रही, मुश्किल है। सर अमेंडमेंट मुश्किल है भी नहीं। बस अगर आप ऑनेस्टी से डेली यहाँ पे आओगे, सारी अमेंडमेंट क्लास मेरे साथ तरीके से देखोगे, उसके नोट्स बढ़िया तरीके से बनाओगे, जितनी भी अमेंडमेंट्स मुश्किल से मुश्किल भी होगी ना उसको सिंपल तरीके से समझा दूंगा। बस आपने अगर विश्वास मेरे ऊपर किया है तो चाहे उसके लिए मुझे कितना मर्जी एफर्ट्स लगाना पड़ जाए, मैं आपको अमेंडमेंट मुश्किल नहीं लगने दूंगा। चाहे मुझे कितने मर्जी एग्जाम्पल देने पड़ जाए, तो आप उसकी टेंशन मत लेना। अच्छा, कई बच्चों को ना अभी भी ये दिक्कत आ रही है कि सर जो आईसीएसआई का हमने सप्लीमेंट चेक किया ना, उसकी अमेंडमेंट और आपके अमेंडमेंट के अंदर फर्क है। मतलब आपने काफी एडिशनल अमेंडमेंट भी दी हैं और कुछ अमेंडमेंट ऐसी हैं जो हमें नहीं दिखी, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि हमें कौन सी अमेंडमेंट करनी है कौन सी नहीं करनी। मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, मेरे नारंगी कलर के बच्चे, ये आपके आईसीएसए का सप्लीमेंट है। अब सर आईसीएसए ने पता क्या किया है, जीएसटी पोर्टल की वेबसाइट पे जाके जितनी नोटिफिकेशन है वहां से डिटो डाउनलोड करके यहाँ पे डाल दी। कोई अमेंडमेंट यहाँ पे ध्यान रखना, कोई अमेंडमेंट का सिंगल एग्जांपल भी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। कोई सिंपल लैंग्वेज नहीं दिखेगी, पूरा बेयर लॉ आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर अब बेयर लॉ पूरा है और विदाउट एग्जांपल है तो बताओ क्या समझ में आएगा। और कमाल की बात देखो, उन्होंने क्या बोला, अगर आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो उन्होंने एक लिंक दे दिया, इस लिंक पे जाओ, इस लिंक को ओपन कर लो, वहां से जाके और पढ़ लो। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ये सारी की सारी पढ़ोगे ना तो मुझे नहीं लगता सिंगल बच्चे को भी समझ में आएगी। क्योंकि जिस बच्चे को यही नहीं पता अमेंडमेंट किस रूल में है, उस रूल में आने के बाद क्या इफेक्ट पड़ा, अगर एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना तो वो कैसे सोल्व होगा उसको पता ही नहीं है। तो सर आप टेंशन मत लो, इसमें जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं मैंने नोट्स के अंदर डाली हैं। सारी मोस्ट रेलिवेंट अमेंडमेंट नोट्स में आपको मिलेंगी। और इवन फाइनेंस एक्ट 19 की जो अमेंडमेंट है जो इंस्टीट्यूट ने इसमें नहीं डाली, वो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, वो भी नोट्स के अंदर मैंने डाली है। तो जो बच्चा मुझे पे विश्वास करता है, उम्मीद करूंगा वो विश्वास अपना रखेगा। और जो भी अमेंडमेंट्स हम करेंगे सर, कंप्लीट अमेंडमेंट आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, कोई एडिशनल अमेंडमेंट मैं नहीं करा। और मैं क्यों कराऊंगा सर? क्योंकि मुझे नहीं पता आप सबके एग्जाम दिसंबर में, तो जिन बच्चों के एग्जाम नवंबर दिसंबर में है वो सारी अमेंडमेंट करनी है। ये बात ध्यान देना, आप बार बार कंफ्यूज मत होना। जो बाहर कंफ्यूजन करने वाले बच्चे घूम रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, इन बच्चों को प्लीज पढ़ने दो। सिंपल सी बात है, जो अमेंडमेंट्स आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं वो सारी अमेंडमेंट हम यहाँ पे करेंगे, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो बिना बात के माइंड में टेंशन मत लाओ सर, विश्वास रखो। जो अमेंडमेंट कर रहे हैं बढ़िया तरीके से कर रहे हैं और सारी अमेंडमेंट आपके एग्जाम के लिए आनी है। अगर आपको यहां से पढ़ना है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे इतना पता है। बट 70% बच्चे को ये लैंग्वेज नहीं समझ में आने वाली जब तक यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं दिए होंगे। ठीक है जी, चलो इधर सुना ध्यान से। तो आज हमारी अमेंडमेंट क्लास नंबर 6 है। आज हम टॉपिक करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन का। अमेंडमेंट आपकी छोटी छोटी है, सेक्शंस के अंदर हैं, बट छोटी छोटी अमेंडमेंट ऐसी हैं जो आपके एग्जाम के अंदर पक्का पक्का बन सकती है। पहले क्लैरिफाई कर दूं कि अमेंडमेंट सभी के लिए एप्लीकेबल हैं, चाहे वो सीएस के हैं, सीए के हैं, सीएमए के हैं, चाहे वो छोटे भाई बहन है, चाहे वो बड़े भाई बहन है, सबको अमेंडमेंट करनी है। बस एक बात ध्यान दो। आओ जो इधर देखना ध्यान से। अब सबसे पहली अमेंडमेंट जो है आपकी सेक्शन नंबर 22 के अंदर है। इस अमेंडमेंट को कराने से पहले ना, पहले मुझे एक बार थोड़ी सी रिवीजन करा दो। आपने जीएसटी में जब टॉपिक रजिस्ट्रेशन का किया था, याद करो आपने क्लास में क्या था कि रजिस्ट्रेशन करवाने की ना आपकी 3 लिमिट होती है। एक तो लिमिट होती है 10 लाख, एक लिमिट होती है 20 लाख, और मैंने कहा था कि कुछ केस में आपकी 40 लाख की लिमिट भी होती है। अब मुझे नहीं पता मेरी फैमिली के कितने बच्चों को ध्यान आएगा, मैंने ये भी कहा था कि 40 लाख रुपए की लिमिट जो है वो सेक्शन 22 में नहीं है, वो सेक्शन 23 जो पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन था, वहां गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली थी और वहां लिखा था कि 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ बच्चे ने मुझे कहा था कि सर सेक्शन 22 में तो आज भी 2 लिमिट है, कि 10 लाख की लिमिट है, 20 लाख की लिमिट है, और जो 40 लाख की लिमिट है तो क्या वो 22 में आई है? मैंने उस टाइम भी कहा था गलती से भी 22 मत लिख देना, क्योंकि सेक्शन 22 में अमेंडमेंट नहीं थी, वो अमेंडमेंट सेक्शन 23 में आई थी और नोटिफिकेशन से आई थी। और अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो, मैंने वो भी कहा था कि 40 लाख रुपए की लिमिट हर केस में एप्लीकेबल नहीं है। फटाफट से बोल दो यार। एक बच्चा बोल पड़ा, कहता सर 40 लाख रुपए की लिमिट आपने कहा था सिर्फ गुड्स वाले केस में एप्लीकेबल है, सर्विस वाले केस में नहीं है, और जहां गुड्स एंड सर्विस दोनों काम करूंगा तो भी 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। और एक बच्चा इंटेलिजेंट और बोल पड़ा, कहता सर वहां पे टबैको, आइसक्रीम और पान मसाला की बात होगी ना तो भी 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। तो ये तो पुराना लो था,
ये पुराना लॉ था, ये आपने सारा क्लास के अंदर पढ़ा था। अब सुना अमेंडमेंट आई क्या है। अब अमेंडमेंट सिर्फ यही है कि सेक्शन 22 में ही अब पावर दे दी गई है 40 लाख तक लिमिट इंक्रीज करने की। मैं दोबारा बोलूंगा, अब सेक्शन 22 में ही पावर दे दी गई है कि 40 लाख तक की लिमिट इंक्रीज हो सकती है। तो इट मींस जो 23(2) से हम 40 लाख की लिमिट पढ़ते थे, वो सेक्शन 22 से ही पावर दे दी गई है कि 40 लाख की लिमिट बढ़ सकती है। नोटिफिकेशन के थ्रू हम लिमिट 40 लाख कर सकते हैं। बट अभी तक सेक्शन 22 में कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। आज भी वही नोटिफिकेशन के थ्रू हम 40 लाख की लिमिट पढ़ेंगे जो आपने पहले पढ़ा था। बट अमेंडमेंट सिर्फ इतनी सी है कि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाए कि सेक्शन 22 में क्या 40 लाख की लिमिट एक्सटेंड करना पॉसिबल है, आंसर इज यस। अब यहां पे पावर आ चुकी है। आपको मैं दिखाता हूं सर। देखो जी, सेक्शन नंबर 22, बहुत ध्यान से पढ़ना जी। आपके सामने पूरा बेयर लॉ है, बेयर लॉ की लैंग्वेज है। उम्मीद करूंगा आप सही ढंग से पढ़ोगे। देखो जी क्या लिखा है। इन सेक्शन 22 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, इन सब सेक्शन 1, after the second proviso, the following shall be incited, namely, provided also that the government may, at the request of a state and on the recommendation of council, enhance the aggregate turnover from 20 lakh to such amount not exceeding 40 lakh in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods। ये बात पहले भी थी। जो सब गुड्स के सप्लायर होंगे उनमें 40 लाख की लिमिट है, आज भी सेम लाइन है। सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड लिमिटेशंस एज मे बी नोटिफाइड। अब यहां पे नोट देखो मैंने क्या लिखा है, नो नोटिफिकेशन इशू इन एक्सरसाइज पावर नाउ अवेलेबल अंडर सेक्शन 22(1)। मतलब अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन इसमें भी इशू नहीं हुआ है। तो नोटिफिकेशन अगर इशू नहीं हुई तो आज भी 40 लाख के लिए आज भी 40 लाख के लिए वही नोटिफिकेशन एप्लीकेबल है जो पहले हम पढ़ते थे। बट अमेंडमेंट इतनी आ चुकी है कि अगर 40 लाख की लिमिट अब गवर्नमेंट इनहेंस करने की बात करेगी ना, वो सेक्शन 22 से ही करेगी। तो कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले टाइम में उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करके सेक्शन 22 में डाल दें तो सिंपल सा लॉ बन जाएगा कि अब सेक्शन 22 में ही 3 लिमिट आएंगी, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। देखो मैंने आगे लिखा भी है, सेक्शन 22 हैज बीन अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 19। देखो अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 19 की है, इसलिए आपको आईसीएस सप्लीमेंट में नहीं दिखी होगी। अब सप्लीमेंट में अमेंडमेंट ये वाली क्यों नहीं है, आपको एडिशनल क्यों दिख रही है, क्योंकि फाइनेंस एक्ट 19 की है। देखो उसने क्या लिखा है, सेक्शन 22 हैज बीन अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 19 वेयर इन द थ्रेशोल्ड लिमिट कैन बी एनहांस्ड टू 40 लाख फॉर एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स वाया इशुएंस ऑफ नोटिफिकेशन, बट टिल डेट देयर इज नो सच नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड। प्रेजेंटली enhanced threshold limit applicable through section 23(2) notification only। मतलब अभी जो 40 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल है वो उसी नोटिफिकेशन से एप्लीकेबल है जो हमने पहले पढ़ी थी। बट हाँ अमेंडमेंट आ चुकी है कि सेक्शन 22 को पावर दे दी गई है कि 40 लाख की लिमिट इनहेंस हो सकती है। ठीक है जी। अब ये तो बिल्कुल माइनर से अमेंडमेंट थी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी। तो बच्चा कह रहा है सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने बस एक काम किया है कि सेक्शन 23 से पावर लेकर सेक्शन 22 में डाल दी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हमें याद हो जाएगी। पक्का पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेन अमेंडमेंट अब आने वाली है, इधर सुनना ध्यान से, अमेंडमेंट क्या आने वाली है। अब याद करो जो मैं ये 40 लाख 40 लाख 40 लाख की बार बार बात कर रहा हूं, ये 40 लाख की मैं किस केस में बात कर रहा हूं कि हर केस में 40 लाख की लिमिट हो गई है। हेलो यार, एक तो क्या मतलब जगराता सुनने के लिए आए हो, सोना नहीं है? फटाफट से मुझे सोच के बताओ, क्या हर केस में 40 लाख की लिमिट हो गई है या सिर्फ गुड्स वाले केस में हुई है? सिर्फ गुड्स वाले केस में हुई है। अगर मैं सर्विस का सप्लायर हूं तो 40 लाख की लिमिट नहीं है। अगर मैं टबैको, आइसक्रीम, पान मसाला वाला हूं तो 40 लाख की लिमिट नहीं है। और अगर मैं गुड्स एंड सर्विस दोनों में एक साथ काम कर रहा हूं तो 40 लाख की लिमिट नहीं है। एक्सक्लूसिव गुड्स में काम कर रहा हूं तो 40 लाख की लिमिट है। यही सारी बातें अभी तक आपको समझ में आई ना? अब सुना ध्यान से, प्रॉब्लम क्या आती है। प्रॉब्लम ये निकल के आती है, आपको मैं अपने फादर का एग्जांपल देता हूं। मेरे फादर साहब का ना बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स का। मेरे फादर साहब का बिजनेस है होलसेल का, जो हैंडलूम होते हैं ना, कर्टेन हो गया या बेडशीट्स हो गया, तो मेरे फादर साहब का बिजनेस इस चीज का है। अब सोच के बोलना, मे बी आपके फादर का बिजनेस रेडीमेड गारमेंट्स का मान लो, शूज का मान लो, इट मींस आपके फादर गुड्स में सप्लाई करते हैं। मेरी फैमिली का बच्चा, सिंगल बच्चा जो इस टाइम सामने बैठा है, हर बच्चे के फादर साहब ने बैंक में एफडी करवा रखी होगी, किसी ना किसी को मे बी लोन दिया होगा तो वहां से इंटरेस्ट आता होगा, एफडी से इंटरेस्ट आता होगा, लोन का इंटरेस्ट आता होगा, तो ये इंटरेस्ट की इनकम आती होगी। और मेरे ख्याल से मेरी पूरी फैमिली जानती है कि ये इंटरेस्ट की इनकम जो है ना, इंटरेस्ट की इनकम जो है ये जीएसटी में एग्जम्प्ट है।
जो प्रोफेशनल वाले बच्चे हैं उनसे बढ़िया कौन जानता होगा, उनके एग्जाम में एग्जामिनेशन लिस्ट आती है, एग्जीक्यूटिव वालों के एग्जाम में नहीं है। सीए इंटर वालों के एग्जाम में है बट एग्जीक्यूटिव वालों में नहीं है। तो एग्जामिनेशन लिस्ट में एक एंट्री नंबर 27 है, उसमें लिखा है इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। और इस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। अब बच्चा कहता है सर सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं और एग्जम्प्ट है, फिर तो जीएसटी आएगा ही नहीं ना। आपको मैंने कहा था कि लेवी ना होना एक अलग चीज है, लेवी होने के बाद कलेक्शन ना होना एक अलग चीज है। तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो सर्विस की सप्लाई बनती हैं पर इस पर जीएसटी कलेक्शन नहीं होता। अब एक बार सोच के बोलना, एक बच्चे के फादर साहब मेरे पास आए तो बच्चे ने बोला पापा को कि पापा विवेक सर ना जीएसटी की क्लास लेते हैं, तो एक बार जाके उनसे पूछ लो कि आपके बिजनेस में 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है या नहीं है। पापा ने बोला नालायक तेरे को दिख नहीं रहा, मैं रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर रहा हूँ, मैं शूज का काम करता हूँ, मेरे लिए तो 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है। मैंने भी विवेक सर की रिवीजन क्लास सुनी है, उसमें उन्होंने बोला गुड्स वाले केस में 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है। अब छोटा बच्चा बोल पड़ा, इंटेलिजेंट था वो डेली बेस पे जीएसटी पढ़ता था। कहता पापा आपकी बैंक में एफडी भी तो है, आपने उसको लोन भी तो दिया है, जो इंटरेस्ट आपको इनकम आ रही है, तो इंटरेस्ट वाला केस तो आपका सर्विस वाला है और आप साथ में गुड्स का काम भी कर रहे हो, बट थोड़ा बहुत तो साथ में सर्विस भी है। और अगर गुड्स और साथ में थोड़ा बहुत सर्विस भी है तो उस केस में तो आपकी 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। अब पापा बोल पड़े नालायक वो गुड जो इंटरेस्ट है ना वो तो एग्जम्प्ट है, और अगर वो एग्जम्प्ट है तो उस केस में तो मैं सिर्फ गुड्स वाला हुआ ना। उस छोटे बच्चे ने बोला नहीं पापा, कि जो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन है ना रजिस्ट्रेशन में, जो रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन है, उसमें तो कंप्लीट सप्लाई काउंट करते हैं, चाहे वो एग्जम्प्टेड हो, टैक्सेबल हो, इंट्रास्टेट हो, इंटरस्टेट हो, सारी सप्लाई काउंट करके फिर हम चेक करते हैं लिमिट कितनी है। और वैसे भी आप साथ में सर्विस तो दे ही रहे हो, तो अगर साथ में सर्विस दे रहे हो चाहे एग्जम्प्टेड ही क्यों ना हो, तो आपके लिए मेरे अकॉर्डिंग तो 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है, 40 लाख की नहीं है। एक बार जाके विवेक सर से फिर भी पूछ लो। अब पापा मेरे पास आए, उन्होंने बोला विवेक, मैंने कहा हाँ जी पापा। तो कह रहे यार बता यार, मेरे माइंड में उस बच्चे ने कंफ्यूजन डाल दी है, तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं शूज वाला बिजनेस करता हूँ या रेडीमेड गारमेंट्स का काम करता हूँ या हैंडलूम का काम करता हूँ, बट साथ में इंटरेस्ट की इनकम तो आजकल नॉर्मली सब कमाते हैं, और अगर इंटरेस्ट की इनकम नॉर्मली सब कमाते हैं तो ये सर्विस वाला पोर्शन जो है, तो क्या इस केस में लिमिट मेरे केस में 40 लाख नहीं होगी? मैं कहा अंकल नहीं, मैं कहा अंकल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इस अमेंडमेंट से आने की पहले बात करते तो ये केस गुड्स एंड सर्विस दोनों में कवर हो जाता। आपकी लिमिट जो थी ना वो 20 लाख ही थी, आपकी लिमिट 40 लाख नहीं थी। अंकल बोल पड़े यार फिर तो बड़ी दिक्कत वाली बात है कि मेरा तो मेन काम जो है 38 लाख रुपए का, जो मान लो मेरा मेन काम है वो तो यही है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है, उस चक्कर में मैं लिमिट 20 लाख की लेके जाऊंगा। मैं कहा अंकल हाँ। और जब इन सभी लोगों को प्रॉब्लम आई, क्योंकि यार प्रैक्टिकल लाइफ में आप चेक करो सर, इंडिया में 80% से ज्यादा लोग गुड्स वाले ऐसे होंगे जो नॉर्मली इंटरेस्ट की इनकम कमाते ही होंगे, और अगर वो इंटरेस्ट की इनकम कमाते होंगे, थोड़ा बहुत सर्विस वाला पोर्शन साथ में लेके चल रहे हैं जो इवन एग्जम्प्ट है बट फिर भी सर्विस तो है ना, तो उस केस में वो लिमिट जो थी 20 लाख की थी, 40 लाख थी नहीं। जब उन लोगों को प्रॉब्लम हुई तो वो सारे लोग गए गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट से क्या बोला, गवर्नमेंट ने बोला क्या हुआ, उसने कहा ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। गवर्नमेंट ने कहा बात तो सही है भाई, तुम मेनली काम तो गुड्स वाला कर रहे हो और साथ में सर्विस भी जो दे रहे हो वो सर्विस एग्जम्प्ट है, इंटरेस्ट वाली सर्विस है वो एग्जम्प्ट है, और अगर उसके चक्कर में तुम्हारी लिमिट इनहेंस ना की जाए तुम्हारे पर हार्डशिप हो जाएगी। तो फाइनली 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 एक बच्चा मुस्कुरा पड़ा, कहता सर हमें समझ में आ गया अमेंडमेंट क्या आई है, जो आपके दिमाग में चल रहा है वही अमेंडमेंट आई है। फाइनली अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर इंटरेस्ट और डिस्काउंट वाला कोई पॉइंट साथ में होगा तो उसको हम डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स में ही ट्रीट करेंगे और इनहेंस लिमिट 40 लाख वाली दे देंगे। तो आपको मैं दिखाता हूं, देखो एक्सप्लेनेशन नहीं ऐड हुई है, बहुत ध्यान से पढ़ना। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन ए पर्सन शैल बी ए पर्सन शैल बी a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods even if he engage in exempted supply of service provided by a way of extending deposit, loan or advance insofar as the consideration is represented by a way of interest or discount। मतलब जिसका कंसीडरेशन इंटरेस्ट और डिस्काउंट रिप्रेजेंट करेगा, अगर वो तुम सर्विस साथ में दे रहे हो और साथ में गुड्स का काम कर रहे हो तो हम गुड्स की ही सप्लाई मानेंगे और तुम्हारे केस में 40 लाख की लिमिट दे देंगे, हम तुम्हारे केस में 40 लाख की लिमिट दे देंगे। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है,
इस एक्सप्लेनेशन को दोबारा पढ़ लो, इस एक्सप्लेनेशन को दोबारा पढ़ लो, सोच के बोलना, इस एक्सप्लेनेशन को दोबारा पढ़ो और मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप मुझे आंसर देना। ये कई बच्चे भाग चुके हैं जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भाग जाएं वो, उन्हें बाद में पता लगेगा उन्होंने क्या मिस की है। और जो बच्चे यहां पे बैठे हैं फटाफट से लाइनें दोबारा पढ़ो जी। For the purpose of this subsection, a person shall consider to engage exclusively in the supply of goods, even if he is engaged in exempted supply of service provided by way of extending deposit, loan or advance, insofar as the consideration is represented by way of interest or discount। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, सोच के बोलना। आज अगर मेरे फादर, आपके फादर, किसी के फादर गुड्स में डीलिंग कर रहे हैं, साथ में इंटरेस्ट की इनकम कमा रहे हैं, तो लिमिट 20 लाख की लगेगी, 40 लाख की लगेगी, 40 लाख की लगेगी। अब डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा, सर्विस वाला पोर्शन इग्नोर कर दिया जाएगा। अब इस बात का कई बच्चे ये इंटरप्रिटेशन ले जाते हैं कि अगर मैं गुड्स का काम कर रहा हूं और साथ में इंटरेस्ट भी है, अगर मैं गुड्स का काम कर रहा हूं और साथ में इंटरेस्ट भी है, तो इंटरेस्ट तो वैसे एग्जम्प्ट होता है, एग्जम्प्ट होता है। अब अगर ये एग्जम्प्ट होता है और ये गुड्स मान लो टैक्सेबल है, तो इसको जो है ना हम टर्नओवर में काउंट ही नहीं करेंगे, इसको हम एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं करेंगे। कई बच्चे ये इंटरप्रिटेशन ले जाते हैं। पहले तो मुझे एक बात बताओ, रजिस्ट्रेशन के लिए जब भी आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हो तो एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालते हो, बस ये बताओ। पहले तो रजिस्ट्रेशन मुझे करवाना है, नहीं करवाना, उसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर कैसे निकालते हो? सारी आउटवर्ड सप्लाई लेते हैं, इनवर्ड सप्लाई को हम इग्नोर कर देते हैं। इनवर्ड सप्लाई आरसीएम वाली हो गई, वो हम लेते ही नहीं है। आउटवर्ड सप्लाई सारी लेते हैं, चाहे वो एग्जम्प्टेड है, टैक्सेबल है, एक्सपोर्ट है, इंट्रास्टेट है, इंटरस्टेट है, सारी आउटवर्ड सप्लाई हम काउंट करते हैं। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में ये बात आपने पढ़ी हुई है। अब सुना ध्यान से, अब मैं कहना क्या चाहता हूं, जो ये अमेंडमेंट आई है ना, ये अमेंडमेंट ये नहीं कह रही, ये अमेंडमेंट ये नहीं कह रही कि जब रजिस्ट्रेशन के लिए तुम एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे, जब रजिस्ट्रेशन के लिए तुम एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट को इग्नोर कर दोगे, बाहर निकाल दोगे, वो ये नहीं कह रही। ये लाइन में कहीं नहीं लिखा कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट ही नहीं बनेंगे। इस एक्सप्लेनेशन में कहीं नहीं लिखा कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट को एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं करोगे। बच्चा कह रहा है फिर ये लिखा क्या है? लिखा ये है कि अगर गुड्स के साथ में इंटरेस्ट भी तुम कमा रहे हो तो इस इंटरेस्ट वाले पार्ट को हम गुड्स की ही सप्लाई मानकर 40 लाख की लिमिट तुम्हें दे देंगे। अब मेरे केस में 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है। अब जब 40 लाख के लिए मैं एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करूंगा तो इंटरेस्ट का पोर्शन भी मुझे देखना पड़ेगा। बच्चा कहता नहीं आ रहा समझ। यही प्रॉब्लम होती है, अगर मैं बेयर लो लिख दूं और कह दूं पढ़ लो तो क्या समझ में आएगा। यही बच्चा यहां पे गलती करके आता है। सर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जब मैं कंपोजिट स्कीम वाले चैप्टर में आऊंगा ना, जो बच्चे उठ के जा रहे हैं एक बार सुन के जाएं, एक बार सुन के जाएं, वो बाद में गलती करेंगे। जो कंपोजिट स्कीम वाले चैप्टर में जब मैं आऊंगा तो वहां पे आपको बताऊंगा कि जब कंपोजिट स्कीम में एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते हैं, उस एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरेस्ट और डिस्काउंट हम नहीं काउंट करते। वहां स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, वहां जो एक्सप्लेनेशन है वहां स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट और डिस्काउंट को एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट ही नहीं बनाओगे। यहां कहीं नहीं लिखा कि एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी। वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम इंटरेस्ट और डिस्काउंट वाला काम कर रहे हो तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स ही कंसीडर किया जाएगा और लिमिट तुम्हारी इनहेंस वाली 40 लाख की जो होगी वो तुम्हारी काउंट की जाएगी। और वो 40 लाख की लिमिट काउंट कैसे की जाएगी वो तुम्हें बताएगा एग्रीगेट टर्नओवर कैसे लेनी है। और एग्रीगेट टर्नओवर में सारी सप्लाई आती है। कंपोजिट स्कीम में एग्रीगेट टर्नओवर निकालने का तरीका अलग होता है, रजिस्ट्रेशन में एग्रीगेट टर्नओवर निकालने का तरीका अलग होता है। ये दोनों बात हमने माइंड में बिठा के चलना। जो कंपोजिट स्कीम में एग्रीगेट टर्नओवर पढ़ोगे वो रजिस्ट्रेशन में फॉलो नहीं होती, ये बात ध्यान देना। और कई बच्चे बस एक बात रट के जाते हैं कि भैया एग्रीगेट टर्नओवर जो वहां लिखा है वो यहां लिखा है, जो यहां लिखा है वही वहां लिखा है। ना भाई ना, जो बच्चे समझदार है वो मेरी बात समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। बच्चा कहता है ऐसे समझ नहीं आ रहा, हो सके तो एग्जाम्पल दिखा दो। ये लो जी एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल ध्यान से देखना। डिस्कस वेदर असेसी इज एलिजिबल फॉर इनहेंस एग्जम्पशन लिमिट और नोट। आपको बताना है कि क्या असेसी इनहेंस एग्जम्पशन लिमिट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। आपको क्या बताना है, क्या असेसी इनहेंस एग्जम्पशन लिमिट के लिए एलिजिबल है या नहीं, आपको ये बताना है। चेक करना। मिस्टर बादाम, ओ माय गॉड, हाँ जी
मिस्टर बादाम, क्वेश्चन पढ़ो। मिस्टर बादाम इज सप्लायर ऑफ गुड्स, गुड्स के सप्लायर हैं। ट्रेडिंग ऑफ गुड्स है 19 लाख की। इंटरेस्ट सर्विस वाला पार्ट हो गया 5 लाख का। पहले तो बताओ क्या ये इनहेंस 40 लाख की लिमिट लेने के एप्लीकेबल है या नहीं है? यस या नो? यस एप्लीकेबल है। क्या इन्हें जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, नहीं करवाना? सर सोच समझ के बोलना। अगर ये ओल्ड लॉ होता, हेलो आपको मेरी बात समझ में आ रही है या वैसे जगराता सुनने के लिए आके बैठ चुके हो? ये बातें बच्चा क्यों कर रहा सामने? आपसे ही बात कर रहा हूं मेरे नोनू, मेरे सोनू, आपसे ही बात कर रहा हूं। क्या हुआ, समझ नहीं आ रहा कुछ भी? कथा चलती जा रही है। सर आप हमारी बात सुन ही नहीं रहे, आप तो कथा चलाते जा रहे हो। मेरे क्या बोलूं आपको, मेरे किशोरी लाल नहीं, मेरे विनोद, इधर देखो ध्यान से विनोद, मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर आप ओल्ड लॉ पढ़ते ये आज के अमेंडमेंट में ना कराता तो आप पता क्या बोलते? सर इस केस में तो 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी, और अगर 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल होगी तो 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि साथ में सर्विस वाला पार्ट भी है, और आपने हमें लिखवाया हुआ है गुड्स और सर्विस वाले केस में 20 लाख की लिमिट लगती है, 40 लाख की नहीं लगती। अब अमेंडमेंट आ चुकी है। अमेंडमेंट मैंने क्या बोला कि अगर साथ में सर्विस वाला पोर्शन है और वो ये इंटरेस्ट वाला पोर्शन है तो आप इसको डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे, और अगर डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स मानोगे तो 40 लाख की लिमिट मिल जाएगी। अब अगर 40 लाख की लिमिट मिल जाएगी, एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख देखनी है, आप खुद समझदार हो, अगर मैं इन दोनों को एग्रीगेट करूंगा तो 24 लाख बनेगा, 40 लाख से कम है, रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर वही ये ओल्ड लॉ होता तो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती, क्योंकि इसमें 20 लाख की लिमिट देखते हैं और यहां लिमिट 24 लाख हो चुकी है। ये फर्क है क्वेश्चन में, ये अमेंडमेंट का फर्क है। यही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है, तो बच्चा इसको ले रहा ना कि अमेंडमेंट है क्या, अमेंडमेंट देख लो कितनी जबरदस्त है। तो कहने का मतलब क्या है कि 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी अगर मैं गुड्स के साथ में सर्विस दे रहा हूं और वो सर्विस इंटरेस्ट और डिस्काउंट वाली है, तो डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स मान के 40 लाख की लिमिट देखेंगे। अब अगर 40 लाख की लिमिट देखेंगे तो एग्रीगेट बन रहा है 24, तो 40 से कम है, दैट इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। देखो यहां पे डिटरमाइन वेदर इनहेंस लिमिट इज एप्लीकेबल एंड वेदर मिस्टर बादाम इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन और नोट, आपको ये बताना है। तो पहले तो केस नंबर 1 का आंसर देखते हैं। Yes, enhanced limit is applicable since deemed supply of goods. No, aggregate turnover is less than threshold limit. तो उससे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना क्योंकि 40 लाख से कम है। अगले केस पे आओ। सेम क्वेश्चन विद सम वेरिएशन, ऊपर वाला क्वेश्चन सेम है, वेरिएशन थोड़े बहुत हैं। बादाम, मिस्टर बादाम गुड्स की ट्रेडिंग कर रहा है 38 लाख की और इंटरेस्ट है 5 लाख। गुड्स की ट्रेडिंग कर रहा है 38 लाख की, इंटरेस्ट 5 लाख है, क्या 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है? हेलो इधर देखो ध्यान से, क्या 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है? यस या नो? यस एप्लीकेबल है। और अगर 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है तो अपने आप बोल दो इनका एग्रीगेट टर्नओवर कितनी आएगी। 40 लाख की लिमिट एग्रीगेट अगर करनी है तो एग्रीगेट टर्नओवर कितनी आएगी? बच्चा कह रहा है 38 लाख, क्योंकि 5 लाख तो इग्नोर करेंगे। आप मेरे सामने होते ना, आपके मैं गाल खींच देता आप कसम से अगर मेरे सामने होते मैं आपकी गाल खींच देता। आप मुझे एक बार सोच के बताओ, ये 5 लाख इग्नोर क्यों करेंगे नालायक? ये 5 लाख इग्नोर सिर्फ इसलिए करने हैं कि 20 लाख की लिमिट लगेगी या 40 लाख की लिमिट लगेगी। अभी इस केस में गवर्नमेंट कहती है इसको तुम गुड्स की ही सप्लाई मान लो, और अगर गुड्स की सप्लाई है, ये तो गुड्स ही है, एक्सक्लूसिव गुड्स का सप्लायर है, तो 40 लाख की लिमिट के अकॉर्डिंग चेक करो। अब ये 40 लाख की लिमिट काउंट कैसे करनी है, उसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी पड़ेगी, और एग्रीगेट टर्नओवर में सारी सप्लाई काउंट करते हैं, तो ये भी सप्लाई काउंट करेंगे। 38 और 5 43 और 40 लाख से ऊपर है। यस, एग्रीगेट टर्नओवर इज मोर देन 40 लाख, तो एग्रीगेट टर्नओवर 43 लाख है, रजिस्ट्रेशन करवाने के लायबल है। सर सर सुनो ना, आप हमें करेक्ट बता दो सर। इधर देखो ध्यान से, एक्सप्लेनेशन इनहेंस लिमिट के लिए है, एग्रीगेट टर्नओवर के लिए नहीं है। मेरे पीछे 5 बार बोलोगे जी, मेरे पीछे 5 बार बोलोगे। एक्सप्लेनेशन इनहेंस लिमिट के लिए है, एग्रीगेट टर्नओवर के लिए नहीं है।
एक्सप्लेनेशन इनहेंस लिमिट के लिए है, एग्रीगेट टर्नओवर के लिए नहीं है। एक्सप्लेनेशन इनहेंस लिमिट के लिए है, एग्रीगेट टर्नओवर के लिए नहीं है। एक्सप्लेनेशन इनहेंस लिमिट के लिए है, एग्रीगेट टर्नओवर के लिए नहीं है। एक्सप्लेनेशन इनहेंस लिमिट के लिए है, एग्रीगेट टर्नओवर के लिए नहीं है। और इस लाइन का मतलब ये है कि 40 लाख की लिमिट मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके लिए इंटरेस्ट को इग्नोर करके चलना। जब 40 लाख की लिमिट मिल जाएगी, उस 40 लाख को काउंट कैसे करना है, तो उसके लिए हमें सारी टर्नओवर लेनी पड़ेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? कॉम्पोजिट स्कीम के चैप्टर में आपको वहां जाके बोलूंगा कि अगर ये कॉम्पोजिट स्कीम का चैप्टर होता ना, फिर मैं एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरेस्ट काउंट नहीं करता। आपको मैं दिखा दूंगा, कुछ बच्चों का अमेंडमेंट नोट्स तो है ना, तो ऐसा करना, कॉम्पोजिट स्कीम वाला चैप्टर खोल लेना, उसमें एक्सप्लेनेशन में अभी खुद ही पढ़ लेना कि वहां साफ साफ लिखा कि एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होगा। ठीक है जी। तो यहां कहीं पर भी एक्सप्लेनेशन ये नहीं कह रही एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट ना करो, एक्सप्लेनेशन ये कह रही है कि भैया जो आपकी लिमिट एप्लीकेबल होगी 40 लाख की या 20 लाख की, वो देखने के लिए तुम इंटरेस्ट को इग्नोर कर दो। अगर सिर्फ इंटरेस्ट है तो आप ये मान लो वो गुड्स का ही सप्लायर है, तो 40 लाख वाले केस में ले जाओ। अब वो 40 लाख काउंट कैसे करने हैं, उसके लिए एग्रीगेट टर्नओवर लोगे, और एग्रीगेट टर्नओवर में कंप्लीट आपकी आउटवर्ड सप्लाई काउंट होगी। बात समझ आ रही है? पक्का पक्का। चलो जी, इधर देखो ध्यान से। तो अब जाके अमेंडमेंट नंबर 1 हमारी हो चुकी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उदास क्यों बैठे हो फिर? क्या हुआ, समझ में नहीं आया? इधर देखो ध्यान से, रटने वाले बच्चे अब ध्यान दें। अब देखो पूरी फैमिली एकदम अलर्ट होगी, बच्चा कह रहा है यस हम रटने वाले हैं, हम रटने वाले हैं। हाँ, अब रटने वाले बच्चे ध्यान दे रही। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, गुड्स का सप्लायर है, साथ में इंटरेस्ट की इनकम भी दी है, तो उसको गुड्स का ही सप्लायर मानना, 40 लाख की लिमिट दे देना। और जब 40 लाख की लिमिट काउंट करोगे तो उस इंटरेस्ट को इग्नोर नहीं करना, तब उस इंटरेस्ट को भी एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करोगे। बस इतना सा लोगे। मतलब जब इनहेंस लिमिट देखने की बात आएगी तो इंटरेस्ट इग्नोर करके चलना है, जब एग्रीगेट टर्नओवर की बात करेंगे तो उसमें तो सारी सप्लाई काउंट होनी है। बट कॉम्पोजिट स्कीम वाले चैप्टर में लो अलग कराऊंगा, तो उसमें अलग लो लेके चलना और इसमें अलग लो लेके चलना। ठीक है जी। कई बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे गलती कर देते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में भी गलतियां होती हैं। बट अगर मैं बेयर लॉ की इंटरप्रिटेशन लेके चलूं, तो बेयर लॉ के अंदर उन्होंने ये बोला है कि भैया अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप गुड्स के ही सप्लायर माने जाओगे, तो 40 लाख की लिमिट मिल जाएगी। और 40 लाख की लिमिट काउंट कैसे करनी है वो तुम्हें पता है कि सारी टर्नओवर लोगे। ठीक है, लो ये अमेंडमेंट नंबर 1 हो चुकी है। अब आ जाओ अमेंडमेंट नंबर 2। अमेंडमेंट नंबर 2 तो बिल्कुल सिंपल है जी। सेक्शन 25 प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। अब इसमें है तो काफी लंबी चौड़ी। देखो जी, 6A आया है, उसके बाद 6B आया है, उसके बाद 6C आया है, और उसके बाद 6D आया है। आपको लग रहा होगा भाई साहब ये तो हमें समझ में एक पैसे की नहीं आएगी। कुछ भी नहीं है, गिरी हुई अमेंडमेंट है, इतना लंबा चौड़ा लो लिख दिया। ठीक है, अगर एक लाइन में भी लो लिखू ना तो सिर्फ ये है आधार कार्ड जरूरी है। बच्चा कह रहा है मतलब सर आधार कार्ड जरूरी है? मतलब कहना क्या चाह रहे हो? आधार कार्ड जरूरी है। इट मीन अब सिंपल सी बात है, अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आधार के बिना नहीं हो सकता। आधार के ऑथेंटिकेशन जरूरी है। जिसके पास आधार नहीं है उसके लिए अलग केस लगेंगे, और वो अलग केस क्या होंगे वो भी गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दी हैं। बट सिंपल सी बात है कि आधार लिंकिंग जरूरी है। जैसे इनकम टैक्स की रिटर्न में आधार जरूरी कर दिया, वैसे ही जीएसटी के रजिस्ट्रेशन में भी आधार जरूरी कर दिया। ठीक है जी। तो देखो 3 लो पता कौन कौन से, सुन लो। ये जो है 6A, ये तो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इट मींस मेरी फैमिली के जितने बच्चे सामने बैठे हैं, अगर उनके फादर साहब जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं और उन्होंने आधार जमा नहीं करवाया था, उनके लिए 6A आ चुका है, जाके आधार जमा कराओ। जो लोग जीएसटी में फ्रेश जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं और वो इंडिविजुअल हैं, उन्हें आधार जमा करवाना पड़ेगा, 6B उनके लिए। जो इंडिविजुअल नहीं है, कंपनी पार्टनरशिप फर्म, उन्हें रजिस्ट्रेशन चाहिए, उन्हें भी आधार जमा करवाना पड़ेगा, 6C उनके लिए है। और 6D में ये लिखा है कि कुछ लोगों को हम आधार की रिक्वायरमेंट नहीं डालना चाहते, और आप सब जानते हो कौन होंगे, अनार, जो इंडियन सिटीजन नहीं है। जो इंडियन सिटीजन ही नहीं है उन्हें आधार कार्ड तो मिलेगा ही नहीं भैया यहाँ का। तो अगर उन्हें आधार कार्ड ही यहाँ का नहीं मिलेगा तो उनके लिए गवर्नमेंट एग्जम्पशन डाल दी है। बाकी सभी लोगों को आधार की रिक्वायरमेंट है। अगर आधार नहीं है तो गवर्नमेंट कहती है हम तुम्हारे घर में आकर चेक करेंगे, हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद ही तुम्हें रजिस्ट्रेशन देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। क्योंकि होता क्या था कि आधार कार्ड होता नहीं था, आधार के बिना करवा लिया, अब वहां पे कोई रहता है नहीं रहता, भूत बंगला है, कोई है या नहीं है कुछ नहीं पता था। तो गवर्नमेंट ने साफ साफ क्लियर कर दिया भैया
कि आधार कार्ड लेके आओ, उसको हम वेरीफाई करेंगे। और अगर आधार नहीं है तो हमारा डिपार्टमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा तुम्हारे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की, और किसी भी प्लेस ऑफ बिजनेस की कर सकता है, ताकि हमें यह पता हो कि जहां तुम बिजनेस कर रहे हो वो जगह एग्जिस्ट भी करती है या तुम भी एग्जिस्ट करते हो या नहीं करते। ठीक है जी, तो ये सारा लो है। इसको सिंपल लैंग्वेज में आओ मैं लिखवा देता हूं, ये लो जी। यहां देखो जी, एनालिसिस ऑफ अमेंडमेंट मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है ताकि मेरे किसी बच्चे को दिक्कत ना आए। देखो जी 25(6)(a) क्या लिखा है मैंने, एप्लीकेबल ऑन, किस पर एप्लीकेबल होगा, ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन। जो लोग जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, उनके ऊपर एप्लीकेबल है। तो देखो दो केस बनाई है जी सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन क्या बनेगी, पर्सन हैविंग आधार, उनके पास आधार है, और पर्सन नॉट हैविंग आधार, उनके पास आधार नहीं है। अब अगर आधार है, गेट ऑथेंटिकेशन ऑन द बेस ऑफ आधार। ठीक है जी, आपकी ऑथेंटिकेशन जो होगी वो आधार के बेस पर होगी, और मैनर एंड टाइम टू बी प्रिस्क्राइब, मैनर क्या होगा, टाइम क्या होगा, वो गवर्नमेंट आपको प्रिस्क्राइब कर देगी। सर मेरे पास तो आधार ही नहीं है सर, आधार कार्ड नहीं है सर मेरे पास, तो गवर्नमेंट कहती है गेट ऑथेंटिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव एंड वाइबल मींस। मतलब कोई गवर्नमेंट दूसरा ऑल्टरनेटिव मींस बताएगी जो वाइबल होगा, उसके थ्रू होगी फिर। और ऑल्टरनेटिव एंड वाइबल मींस येट टू बी प्रिस्क्राइब, अभी गवर्नमेंट इसको प्रिस्क्राइब करेगी। यहां अगर आधार है, आज मेरे ख्याल से 90% लोगों के पास आधार कार्ड होता है सर, तो 90% लोग तो यहाँ पे हो जाएंगे जो जान के कहते हैं ना चालूपंथी करते हैं, जो गवर्नमेंट को पागल मानने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट कहते हैं टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए भी हम दूसरा मीनिंग लेके आएंगे, ऑल्टरनेट लेके आएंगे, उसके थ्रू तुम यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे देखो जी, इफ एनी पर्सन नोट कंप्लाइंस ऑफ प्रोविजन, अगर आधार कार्ड आप जमा नहीं करवाते तो डीम्ड इनवैलिड रजिस्ट्रेशन एंड अदर प्रोविजन अप्लाई हैज इज अनरजिस्टर्ड पर्सन। मतलब डीम्ड रजिस्ट्रेशन इनवैलिड मान लिया जाएगा, और फिर तुम्हें कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। रीजन बिंग, हम तुम्हें ऐसे मान लेंगे जैसे तुम अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, तुम रजिस्टर्ड पर्सन हो ही नहीं हो। सर मैं तो पापा को जाके अभी बोल देता हूँ, पापा को जाके अभी क्यों, पापा मेरे साथ बैठे, पापा जाके अपना आधार कार्ड जमा करा के आओ। सर कह रहे हैं कि अगर आधार कार्ड जमा नहीं कराओगे ना, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है और फिर आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। पापा कहते हैं मैंने आधार कार्ड बेटे जमा करा दिया। पापा जिसने फिर जमा नहीं कराया उसको बोल देना जमा करा के आएगा। अगर आधार कार्ड नहीं है तो फिर गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस निकालेगी, उसको फॉलो कर लेना। तो पहला केस तो ये है। एक बच्चा कहता सर मेरे पापा पूछ रहे हैं कि मुझे ना अभी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो क्या उसके लिए मुझे 6A फॉलो करना है? नहीं अंकल जी, आप 6B के पास जाओ। देखो एप्लीकेबल ऑन फ्रेश रजिस्ट्रेशन इंडिविजुअल, वही अगर आधार है तो आधार कार्ड के थ्रू होगा, अगर आधार नहीं है तो वही ऑल्टरनेटिव मींस होगा। और आधार कार्ड कब देना पड़ेगा? जब आपके पापा जी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डालने के लिए जाएंगे तो साथ में आधार कार्ड भी जमा कराना पड़ेगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात नोटिफिकेशन में लिखी है 18/20। और ये नोटिफिकेशन 18/20 ये देखो ये आपके सामने है, मैंने यहाँ पे खोली है। कई बच्चे विश्वास नहीं करते हैं मुझके ऊपर, ऐसा कहाँ लिखा है, कुछ भी करवा देते हो क्या हमें? ये देख लो नोटिफिकेशन नंबर 18/20। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो आपने आधार जमा कराना है वो रूल नंबर 8 में हम बता देंगे कैसे जमा कराना है। और आपके सामने ही मैं रूल नंबर 8 भी खोल देता हूँ ना। कई बच्चे होते हैं बड़े वहमी बच्चे होते हैं, बच्चा कहता है मैं तो वहमी हूँ, मैं बहुत वहम करता हूं, मेरे को दिखाओ। देखो एप्लीकेशन शेल वाइल सबमिटिंग एन एप्लीकेशन, एप्लीकेंट शेल वाइल सबमिटिंग एप्लीकेशन अंडर रूल 4A विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/20 अंडर गो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार। मतलब सिंपल सी बात है कि एप्लीकेशन डालोगे तो आधार कार्ड साथ में देना पड़ेगा। ये देखो 4A, ये रूल अभी इंसर्ट हुआ है, अभी आपके सप्लीमेंट में दिया ही नहीं हुआ। अब अगर आप ये बोलो कि हमें तो एक्स्ट्रा करवा दिया, एक्स्ट्रा नहीं करवाया, ये फाइनेंस एक्ट 19 के अमेंडमेंट है, ये गवर्नमेंट का बेयर लॉ है। तो जब भी क्रॉस वेरीफाई करना हो आप यहां से क्रॉस वेरीफाई करो। ठीक है जी, उसके बाद देखो यहाँ पे, और अगर आधार कार्ड नहीं है तो ऑल्टरनेटिव मींस। अब ऑल्टरनेटिव मींस नोटिफाइड हो चुका है, वो भी नोटिफिकेशन नंबर 18/20, उसमें रूल नंबर 9 है। और रूल नंबर 9 में गवर्नमेंट कहते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन। आपको दिखाऊं, ये देख लो जी 18/20, इसमें देखो लिखा हुआ है ना रूल नंबर 9, अगर आधार कार्ड नहीं है, असाइन नहीं हुआ, तो रूल नंबर 9 के पास जाओ। और रूल नंबर 9 यहाँ पे है, ये देखो ये रूल नंबर 9। और रूल नंबर 9 का देखो ये वाला पॉइंट ऐड हुआ है, क्या लिखा है, देन रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड ओनली आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन प्रेजेंस ऑफ सेड पर्सन नॉट लेटर देन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। 60 दिन के अंदर अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन कर ली जाएगी, उसके बाद ही तुम्हें रजिस्ट्रेशन की आगे अप्रूवल मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये आपका ऑल्टरनेटिव मींस है।
तो जो भी लोग अब फ्रेश करवाने जाएंगे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन, ये बात ध्यान देना सर, ये बात अब ध्यान देना, आधार है तो आधार होगा, अगर नहीं है तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगी 60 दिन के अंदर। ठीक है जी। बच्चा कहता है सर पापा इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, कंपनी की बात कर रहे हैं, पापा ने कंपनी बनाई है, पार्टनरशिप फर्म है, उनके लिए क्या है? उनके लिए 6C है। देखो लिखा है ना, एप्लीकेबिलिटी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। ठीक है जी। और यहाँ पे सेम प्रोविजन एप्लीकेबल ऑफ 6B जो अपने ऊपर पड़े हैं, सेम प्रोविजन एप्लीकेबल है। यहाँ पे बस एक चेंज है कि नोटिफिकेशन नंबर 19/20 एप्लीकेबल है, 18/20 नहीं है। और 19/20 में वही सेम लिखा है कि भैया आधार कार्ड जमा करवाना है। और अगर आधार नहीं है, अच्छा कंपनी के नाम से कभी आधार नहीं बनता, आधार तो होता है इंडिविजुअल के नाम से। तो कंपनी वाले केस में किसका? डायरेक्टर का होगा। HF वाले केस में किसका होगा? कर्ता का होगा। पार्टनरशिप फर्म वाले केस में किसका होगा? मेन जो पार्टनर होगा उसका होगा। तो मेन जिसका भी मतलब जो साइनिंग अथॉरिटी है उसका आधार कार्ड आपको जमा कराना पड़ेगा। और अगर आधार नहीं है तो वही फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ठीक है जी। और किस किस केस में आधार कार्ड जमा नहीं कराना? देखो एग्जम्पशन, तो किस किस केस में आधार कार्ड जमा नहीं कराना? तो यहाँ पे नॉन सिटीजन है, आपको मैं दिखा देता हूं कहां पे है, ये राजी, ये देखो किन किन को इसको आधार कार्ड जमा नहीं कराना। 17/20 में क्या लिखा हुआ है ना कि आपका ये 6B और 6C आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। हु इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, और टू ए क्लास ऑफ पर्सन अदर देन द फॉलोइंग क्लास ऑफ पर्सन, मतलब इनको छोड़कर जो पर्सन होंगे उनके ऊपर गवर्नमेंट नोटिफाइड करेगी, उन पर भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। और जो सिटीजन नहीं है, आप सिंपल से बस ये ध्यान रखना कि जो इंडियन सिटीजन नहीं है उनको गवर्नमेंट ने बाहर निकाल दिया, ऑलमोस्ट बाकी सब लोगों को आधार की रिक्वायरमेंट है बस। ठीक है। तो यहाँ पे ना कई बार ना बच्चों को दिक्कत आती है, सर ये अमेंडमेंट इतना बड़ा था ना सर, ये हमें ना समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं, तो हमने छोड़ दिया, हमने कहा सर कराएंगे तब देख लेंगे। अगर आपने पढ़ा होता ना तो बच्चा कहता है इसमें कुछ भी नहीं है। रटने वाला बच्चा आप एक बात ध्यान देते कि आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है। आज जीएसटी में चाहे वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, चाहे वो फ्रेश करवाने जा रहे हैं, इंडिविजुअल है, अदर देन इंडिविजुअल है, सबको, और जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन होगी 60 दिन के अंदर अंदर बस। ठीक है। तो ये कंप्लीट लो है, ऊपर बेयर लो है, नीचे सिंपल एनालिसिस है। उम्मीद करूंगा आप इसको लिखोगे। ये 6A है पूरा, इसको ये लिख लेना। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपका ये 6B है, इसको लिख लेना, ये 6B आपके सामने है, इसको लिख लेना। फिर आपका 6C है और फिर आपका 6D है। ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये टॉपिक आपका खत्म हो जाता है। तो ये आपकी अमेंडमेंट थी रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में। ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है। फटाफट से अमेंडमेंट 2 मिनट के अंदर रिवीजन कर लो जी। अमेंडमेंट आई क्या है? सबसे पहले 40 लाख की लिमिट पहले सेक्शन 23 में थी, आज भी 23 से ही पढ़नी है, बट अब वो 22 में पावर आ चुकी है कि गवर्नमेंट वहां से भी 40 लाख की लिमिट इनहेंस कर सकती है। अब वो गुड्स वाले केस में थी, प्रॉब्लम ही आती थी, जो गुड्स वाले सप्लायर थे वो साथ में कुछ ना कुछ सर्विस देते थे, वो इंटरेस्ट वाली सर्विस होती थी। ऐसे बहुत कम लोग इंडिया में होंगे जो इंटरेस्ट नहीं कमाते होंगे। अब जो इंटरेस्ट नहीं कमाते थे उनके लिए 40 लाख की लिमिट थी, बट जो इंटरेस्ट कमाते थे उनको 20 लाख की लिमिट थी। क्यों? वो सर्विस वाला पोर्शन आ गया। उन सब ने मिलकर गवर्नमेंट से दुहाई की। गवर्नमेंट ने क्या किया? अमेंडमेंट इंसर्ट कर दी। गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट में क्या डाला कि भैया अगर साथ में सर्विस वाला पोर्शन है और वो इंटरेस्ट वाला है तो उसको डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानकर हम इनहेंस लिमिट 40 लाख की दे देंगे। बट जब तुम एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करोगे 40 लाख की, तो तुम्हें सारी सप्लाई काउंट करनी पड़ेगी, उसके बेस पे ही तुम देखना लायबल और नॉट लायबल। तीसरे अमेंडमेंट यही है कि भैया अब आपको अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी है, बिना आधार के नहीं होगा। अगर आधार नहीं है तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ही होगा, बट बाद में भी आपको आधार जमा करवाना पड़ेगा। अगर आप कंप्लायंस पूरे नहीं करते तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है, और उस केस में फिर आपको अनरजिस्टर्ड पर्सन की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। ये सारी बातें लॉ में लिखी जा चुकी हैं। ठीक है जी। उम्मीद करूंगा सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। ठीक है जी। उम्मीद करूंगा कोई दिक्कत नहीं होगी, अमेंडमेंट सिंपल लग रही होगी। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट क्लास 7 जो होगी उसमें कॉम्पोजिट स्कीम के अंदर छोटी छोटी अमेंडमेंट आई हैं, ज्यादा ही बड़ी अमेंडमेंट नहीं है। और कई बार बच्चे मैसेज कर रहे हैं जी सर्विस वाले केस में भी 150 लाख की लिमिट हो गई है, ये हो गया वो हो गया, पता नहीं उन्होंने कहां से पढ़ा है, किस बच्चे की संगत में है, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ऐसे कौन से बच्चे हैं दूसरों को कंफ्यूज कर देना, खुद पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं। तो ऐसे कोई अमेंडमेंट नहीं है, सेम लिमिट पहले वाली एप्लीकेबल है, बट अमेंडमेंट जो आई है वो कुछ एक्सप्लेनेशन आई है कि टर्नओवर कैसे काउंट करनी है, उसमें एक्सप्लेनेशन आई है। तो वो टेंशन मत ले, मैं करवा दूंगा जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्पोजिट स्कीम करेंगे, लेक्चर नंबर 7, वो हमारा फिर आपका होगा सैटरडे को। और देन फिर संडे को लेक्चर नंबर 8 में हम कोशिश करेंगे जो आपकी छोटी मोटी अमेंडमेंट्स उसको फाइनली पैकअप कर दें।
ठीक है। और फिर लास्ट अमेंडमेंट क्लास नंबर 9 जो होगी वो ओनली फॉर सीएस प्रोफेशनल होगी। तो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे ये ध्यान दें, उनके 8 अमेंडमेंट क्लास में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, और 9th अमेंडमेंट क्लास जो होगी ओनली फॉर सीएस प्रोफेशनल। तो 8 अमेंडमेंट क्लास एग्जीक्यूटिव वालों को देखनी है, 9 देखनी है प्रोफेशनल, और अगर सीए फाइनल वाला बच्चा है, सीए इंटर वाले बच्चे भी 8 अमेंडमेंट क्लास तक रुक जाएंगे। ठीक है, चलो बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट अमेंडमेंट क्लास में। ध्यान रखो अपना, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, पढ़ते रहो, नंबर आपने बहुत बढ़िया लेके आने हैं, एफर्ट्स पूरे करो, मोटिवेट रहो अंदर से, बाहर मोटिवेशन नहीं पड़ा, अंदर ही मोटिवेशन है। एक अंदर से ही एनर्जी लेके आओ कि मुझे इस बार निकालना है। कई बच्चे भी सीरियस नहीं हो रहे, सिंसियर नहीं हो रहे, उन्हें नहीं पता कि टाइम अगर निकल गया टाइम वापिस नहीं आएगा। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू सो मच। और अमेंडमेंट क्लासेस प्लीज शेयर किया करो हर बच्चे के साथ। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि अमेंडमेंट क्लास दोबारा कब आएंगी। ठीक है, उम्मीद करूंगा आप शेयर करोगे। बाकी लाइक और डिसलाइक आप करते हो, डिसलाइक वाले बच्चों को ज्यादा लव यू सो मच, आप मुझे मोटिवेशन देते हो, लगे रहो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी लाइक ही करोगे, ये मेरा दिल कहता है। ठीक है जी, आप एक दिन पहचानोगे एफर्ट्स क्या होते हैं। बाकी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है। बाय बाय, लव यू।